तो मैं डॉक्टर हितेश जानी आप सबका फिर से स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं स्वर्ण प्राशन के विषय में। मैंने पहले आपको बताया ए नेशन एज ग्रेट एज इट्स कॉमन मैन। जो भारत का हर एक आदमी अपने आप को ठीक रखेगा, खुशहाल होगा, स्वस्थ होगा, तो भारत स्वस्थ होगा, तभी भारत को हम विश्व गुरु कह सकते हैं, अदरवाइज हम विश्व गुरु नहीं कह सकते। ये बात मैं समझाने के लिए आपको अभी बता रहा था। यूनिसेफ का एक चित्र आपके सामने मैंने रखा। भारत को लोग जब देखते हैं तो ऐसे देखते हैं। भारत का जो क्रमांक है 200 राष्ट्रों में 150 से भी नीचे है। हम चाहे कितने भी बड़ी बातें करें, हम चाहे कितने अपने आप को बड़ा माने, लेकिन दुनिया के सामने हमारा जो स्वास्थ्य का जो हिस्सा है, बाकी भी बहुत चीज है, लेकिन अभी का विषय नहीं है। अभी शिशु स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य इसका विषय है, तो उसको अगर कंसर्न हम जी। समझें तो हमारा जो क्रम है वो 150 से नीचे है। आप देख रहे हैं एक बच्चा अपने टूटे फूटे घर में, जो भारत का गांव का जी। एक दृश्य है, बैठा है, एक बेटी खड़ी है, एक जो बच्चा झूले में पलने में झूल रहा है, और एक बेटा या एक बच्चा माँ के पेट में है। तो इस तरह से 4 बच्चे एक माँ के हैं। वो तो ईश्वर की जो कृपा होगी, जो उसकी समझ होगी, जो उसका ज्ञान होगा, लेकिन इन चारों का स्वास्थ्य और माँ का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम इसलिए पीछे हैं। भारत विश्व गुरु बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसमें जो विद्या भारती का, हमारा अभिभावकों का, कार्यकर्ताओं का, आचार्यों का जो रोल है, उसको हम सामने रखेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा आपके सामने और विषय आगे बढ़ाता हूँ। देखो, हमको हमारा कंसर्न क्या है? हमारे बच्चों के रोग या डिजीज या तकलीफ। बच्चे विद्यालय नहीं आते, या आप जो अभिभावक मुझे सुन रहे हैं, तो उनके बेटे बेटी स्कूल नहीं जाते और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, विद्यालय को छोड़ के आपको अपना काम धंधा नौकरी में से छुट्टी लेके आपको जाना पड़ता है। क्या होता है? जुकाम है, सर्दी है, कफ है, खांसी है। ये उस सब को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उनके वजह से उनको बुखार आता है, पेट में कीड़े हैं, या तो फिर उसको टॉन्सिलाइटिस है, कफ है, कोल्ड है, डायरिया है, डिसेंट्री है। तो इस तरह से हमारे बच्चे बीमार रहते हैं और बातें होती है छोटी छोटी। मैं आपके सामने अभी जो चित्र रख रहा हूँ वो है अमेरिका का सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। उन्होंने अमेरिका के 12 साल के बच्चों के लिए, बच्चों का जो एक सर्वे किया हुआ है, उनके पास जो अपना लिस्टिंग है, एक आकलन है, एक रिपोर्ट है, वो आपके सामने मैंने रखा है। वहां के 1 मिलियन बच्चे जो 12 साल के हैं वो अल्कोहल लेते हैं। 1.8 मिलियन बच्चों को एंजाइटी है। 2.2 मिलियन बच्चों का बिहेवियर और कंडक्ट के प्रॉब्लम है, वो मानते नहीं, वो कुछ समझते नहीं। हाँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो कहते हैं, जो बच्चे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ दौड़ते रहते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कहीं उसका मन नहीं लगता, डिप्रेशन के कितना शिकार है। ये अमेरिका अपना रिपोर्ट कार्ड सीडीसी के जरिए बता रहा है। अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम अमेरिका के पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। तो अमेरिका हमारे लिए माइलस्टोन है, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि विकास की जो गति, विकास की जो व्याख्या, विकास की जो व्यवस्था, पढ़ाई की जो दिशा और देश की जो दशा है, वो हम अमेरिका को मॉडल मान के ज्यादातर लोग उस तरह से चल रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चों को भी इसी तरह से, 12 साल के बच्चों को अल्कोहल पीने से बचाना नहीं है? हमारे बच्चे स्वस्थ रहे ऐसा हम नहीं मानते? हमारे बच्चे भी उसी विकास के चंगुल में डिप्रेशन के शिकार हो जाए ऐसा हम मानते हैं? तो ये अमेरिका के बच्चों की हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल के शिकार है, वो जो विकसित, सो कॉल्ड विकसित व्यवस्था के शिकार है। क्या हम भी वही रास्ते पे जाना चाहते हैं? मेरा आपके सामने ये प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे सबके सामने है, आपके सामने है ऐसा नहीं, पूरे देश के सामने प्रश्न है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर हम
हेलो। दूसरी ओर तो हम जो देखते हैं, नम्रता जी दिख रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ। और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि हम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कैसी जन्म से कुछ ऐसी विकृतियां लेके आ रही है जिसकी बड़ी विडंबना, बड़ी समस्या हम सब देख रहे हैं। बच्चे स्लो लर्नर्स है, या तो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के शिकार है, या तो बच्चे जन्म से ही मंदबुद्धिपन लेके जन्म रहे हैं, या मंगोलिज्म के शिकार है। तो ये हमारी नई पीढ़ी जो अभी जो यंगस्टर्स है, या आजकल के जो बड़े शहरों में जिस तरह से हमारे लोगों की लाइफस्टाइल है, मैं अभिभावकों को सामने देख के ये बात कर रहा हूँ कि जो हम खाते हैं पीते हैं, जिस तरह से हमारे लाइफस्टाइल है, तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे बच्चों में या कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम हमारे बच्चों में आ रहे हैं। जन्म से हमारे बच्चे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार है। तो ये सिचुएशन हमको नहीं लानी है। ये सिचुएशन से हमको कहीं ना कहीं बचना पड़ेगा, तभी हम कुछ स्वस्थ रह पाएंगे, ठीक रह पाएंगे। तो ये हमारे सामने ये लक्ष्य है, ये हमारे सामने इश्यूज है। और उसी तरह से जन्मने के बाद भी जो एबनॉर्मल बिहेवियर से हम शिकार है, जैसे कि कभी कभी बच्चे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, कभी कभी बच्चे रोते ही रहते हैं, कभी कभी माता पिता शिकायत लेके हमारे विद्यालय में आते हैं कि बच्चा गुस्सा ही करता है, या दूसरे बच्चों को अरेस्ट करता है, विद्यालय में हो या अपने भाई बहन को हो या आस पड़ोस में हो, सब जगह वो गुस्सा करता रहता है। कभी कभी बच्चा कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, माता बात करे, पिता बात करे, दीदी बात करे, गुरुजी बात करे, कोई दूसरा छोटा बच्चा भी बात करे तो सुनता ही नहीं, बस मुंह लटकाए बैठा रहता है, बेड वेटिंग के शिकार है। तो ये भी बड़ी समस्या, जिसको लगता है ये डिजीज है कि नहीं है, ये रोग है या मानसिक रोग है, ये शारीरिक रोग है, या ये कोई अलग समस्या है, तो ये हम आम लोग इसको फेस कर रहे हैं। विद्यालय में शायद इसके लिए चर्चा करने का ना समय होता है कभी, और कुछ अच्छे आचार्य और अच्छी व्यवस्थाएं कभी कभी इसके बारे में चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन माता पिता और विद्यालय का, मैं तो बड़ी बड़ी स्कूलों को देखता हूँ जो विद्या भारती की है नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी स्कूलों में भी ये बात ध्यान में नहीं आती। हम तो जब क्लिनिक में बैठते हैं तब ऐसे बच्चे के माता पिता उन बच्चों को लेके लाते हैं जो समस्या विद्यालय में हुई है, या विद्यालय के टीचर के द्वारा हुई है, या विद्यालय के आसपास के बच्चों के द्वारा हुई है, और फिर उन स्कूलों से कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं और माता पिता परेशान रहते हैं, क्योंकि वो डायलॉग ही नहीं है। वो पेरेंट्स मीटिंग के नाम से किसी का माइक खुला है, नम्रता जी माइक म्यूट कर दीजिए, इको हो रहा है। तो बिहेवियर प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये शारीरिक रोग है या मानसिक विकृतियां है? किसी ने फिर से माइक ऑन किया है, तो ये कौन सी समस्या है पता ही नहीं चल रहा है। और हमको बस यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं है, और फिर हम अपेक्षा तो बहुत रखते हैं कि मेरा बेटा विवेकानंद बने, मेरा बेटा अच्छा क्रिकेटर बने, मेरा बच्चा अच्छा साइंटिस्ट बने, मेरी बेटी कुछ ऐसा नाम रोशन करे। तो हम सुनीता विलियम्स जैसी, सुनीता पांड्या जैसी अवकाश यात्री बनाना चाहते हैं मेरी बेटी को, झांसी की रानी बने, लेकिन ये हो नहीं रहा क्योंकि हमारी समस्या हमको ही मालूम नहीं। तो इस बहाने में आपसे ये आपके सामने विषय छेड़ रहा हूं। हम कुछ बीमार बच्चों को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, और कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, बुखार की दवाई, या दस्त हुआ है तो उसकी टट्टी की दवाई, या एंटीबायोटिक जो दिया जाता है, कभी स्टेरॉइड दिया जाता है। तो बच्चों को सीजन बदलते ही बीमारी होती है जो आपको मैंने बताई, और दवाई देते हैं, तो वो दवाई से आपको लगता है कि 2 दिन में बच्चे का दस्त ठीक हो गया या कब ठीक हो गया, लेकिन उनको ठीक हुआ है कि नहीं वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक साइड इफेक्ट उनको हमने जरूर दे दी है। या उन जो दवाइयों का जहर है वो आपके छोटे शिशु में, नन्हे बच्चों में, बालकों में ये जा रहा है, बड़े लोगों में जा रहा है, प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जा रहा है,
बुजुर्ग लोग उसके शिकार है। पूरा देश और पूरी दुनिया इस एलोपैथी मेडिसिन की साइड इफेक्ट से त्रस्त है। तो बड़ी एक विडंबना स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, खास करके हमारे बच्चों के लिए है। ये चित्र जो आप अभी देख रहे हैं वो अमेरिका का है, भारत का नहीं है। ये अमेरिका का पेरेंट एसोसिएशन का एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर एक सर्वे किया गया। जो सर्वे में आप अभी देख रहे हैं, जो आप देख के आप चौंक जाओगे, या तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा, शायद आप वो देख के इतना नहीं समझ पाओगे। आपके सामने जो चित्र है उसमें 8-10 बच्चों के चित्र है। पहला जो छोटा व्हाइट वाला जो आप देख रहे हैं चित्र, वो अनवैक्सीनेटेड, अमेरिका में भी वैक्सीन नहीं दिया गया है, ऐसे बच्चों को क्या तकलीफ है वो कुछ नहीं है, ऐसा एक रिपोर्ट है। और कुछ ऐसे 2.4% बच्चे हैं जिसको क्रोनिक इलनेस है, जो बार बार बीमार रहता है और बहुत समय से बीमार रहता है। एक्जिमा जो खुजली होती है, त्वचा की बीमारी, वो लगभग 3% बच्चों में देखी गई। न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो 4% बच्चों में देखा गया। ओटिज्म जो जन्म से ही मंदबुद्धिपन, फिर मैंने जो एडीएचई का पहले उल्लेख किया, उस प्रकार से ऐसे डिजीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज, और वो बढ़ते बढ़ते एलर्जिक राइनाइटिस, जो बच्चों को बार बार खांसी, सर्दी, जुकाम रहता ही है, वो किसको देखा गया? जिसको वैक्सीन दिया गया था, टीका दिया गया था, रसीकरण जिसका किया गया था, उन बच्चों में ये डिफरेंट, नॉन वैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड बच्चों में इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलती है। वो कौन कहता है? ये अमेरिका के पेरेंट्स एसोसिएशन ने ये एक सर्वे किया है। उसके सामने यूरोप के कुछ कंट्री ने WHO को पत्र लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उन्होंने विश्व के लगभग यूरोप के 34-35 देश है, उनमें से बहुत से कंट्री में, अभी देखा होगा नाम भी, नम्रता जी, और आप देखिए कोई आवाज चल रहा है तो इको होने से मेरी आवाज आपको नहीं सुनना देगी। जो भी है, जो लोग मीट में है वो सब अपने को म्यूट करे और फोन एक दूसरे के पास मत रखे प्लीज, क्योंकि उस फोन से भी आवाज आ रही है इको में और बाहर की आवाज आ रही है। जो भी सुन रहे हैं कृपया अपना माइक म्यूट करिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व के बड़े बड़े विकसित देशों ने एक पत्र लिखा। नम्रता जी क्या करना है, आप किसी को सूचना दीजिए। फोन चल पाए नहीं, ये कोई आवाज चल रहा है तो हम कैसे बात कर सकते हैं? तो यूरोप के बहुत से कंट्री ने, जो कंट्री थे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, हंगेरी, बल्गेरिया, पोलैंड, नॉर्वे, तो ऐसे बड़े जो विकसित राष्ट्र है, उस विकसित राष्ट्र के या तो प्राइम मिनिस्टर ने या हेल्थ मिनिस्टर ने या वहां के जो हेल्थ के साथ कंसर्न साइंटिस्ट ने एक जो ऑब्जर्वेशन है, उनके जो रिजर्वेशन है, उनके जो कंक्लूजन है, वो WHO को लिखा कि आपका जो वैक्सीन प्रोग्राम है उसमें हमको बहुत से इश्यू दिख रहे हैं, उसमें हमको समस्या लग रही है, आपको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही है। वो कौन बता रहे हैं? कि भारत का उसमें कोई लिखने वाला नहीं है, भारत सिग्नेटरी नहीं है, इवन भारत नहीं, पूरे एशिया के कोई लोग नहीं है। तो यूरोप के बड़े बड़े कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, साइंटिस्ट लोगों ने WHO को, विश्व स्वास्थ्य संगठन को पत्र लिखा है कि आपका जो टीकाकरण का प्रोग्राम है, आपके वैक्सीनेशन में बहुत से इश्यूज है। क्या इश्यूज है मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, एक दो बातें आपको भारत के संदर्भ में जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम लोग हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए कंसर्न है। लेकिन ये टीकाकरण नाम की जो एक बड़ी वैज्ञानिक बात बताई जाती है, उसके सामने उस विकसित राष्ट्रों ने, उस पैसे वाले राष्ट्रों ने, उस जो हमसे आगे चल रहे माने जाते हैं ऐसे राष्ट्रों ने प्रश्न उठाए हैं। हमको तो पता ही नहीं कि प्रश्न क्या है। और ये बात मैं आपके सामने अभी इसलिए ठोस बात रख रहा हूं, क्योंकि जो वैक्सीन बनाई जाती है, जिस तरह से अभी कोरोना की वैक्सीन बन रही है ऐसा बोला जाता है, तो उसी तरह से जो ये टीका, जो पोलियो के लिए
जो पर्टूसिस के लिए, डिप्थेरिया के लिए, वो बीसीजी, टीबी के लिए जो जो रस्सी हम दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, जो टीकाकरण हम कर रहे हैं, उस करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रयोग हमको बिना बताए हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुई थी। और वो पता चल गया भारत के जो ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कुछ उड़ीसा, जहां के वनवासी लोगों में ये प्रयोग किया गया था, और वो पता चल गया कुछ लोगों को, और भारत की सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, और उसके बाद मुकदमा भी अभी चल रहा है। बहुत से हजारों बच्चों को उस तरह से गैर कानूनी तरीके से उसके ऊपर टीके का प्रयोग किया गया था, और डाटा जनरेट करने के लिए, बड़ी साइज के प्रयोग करने के लिए हमारे देशों में, गरीब देश को, भारत को उन्होंने प्रयोग बनाया था। ये बात मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि करने वाले लोग कहते हैं हम चैरिटी कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। कौन कर रहा है मैं अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, लेकिन वस्तुस्थिति पता ही नहीं है कि हम कैसे समझेंगे। हम लोग तो बहुत अच्छे ढंग से हम अपने आप को देशभक्त मान के हम हमारे कार्य क्षेत्र में लगे हैं, वो अच्छा गुण है, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में भी क्या चल रहा है, वो देखना पड़ेगा। और खास करके शिशु और बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये क्या चल रहा है आप देखिए। ये करने वाले बिल गेट्स फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बड़ा चेयरमैन, जो उसने बोला कि मैं अभी चैरिटी करूंगा। और दुनिया भर में जो वैक्सीन बनाने वाले 10 बड़े प्लेयर है, बड़ी फार्मेसियां है, उसमें से बिल गेट्स फाउंडेशन सबसे ज्यादा करोड़ों खरबों डॉलर का व्यापार उसका है इस वैक्सीन बनाने का। और उन्होंने ये प्लान किया था और वो भारत में प्रयोग किया था। उसका आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसके सामने केस चल रहा है। वो हमारे स्वास्थ्य नीति के लिए वो एडवाइस कर रहा है। ये बड़ी समस्या इस देश में, हम जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, पूरा इस क्षेत्र में चल रहा है। वो आपको मुझे बताते हुए मुझे आनंद नहीं हो रहा है। दिल्ली के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग और उत्तर क्षेत्र के लोग और बड़े बड़े क्षेत्रों के लोग आप देख रहे हैं, ये विडंबना है, ये वास्तविकता है। ये समझना पड़ेगा कि भारत में इस टीकाकरण में, भारत में नहीं पूरे विश्व में ये हो रहा है, लेकिन भारत उसका क्यों भोग बने? भारत के हमारे शिशु क्यों उनकी हत्या के शिकंजे में हम? वो जो भी करे वो रिसर्च है, और हमारा खून नहीं है, हमारा पानी है। अब जो भी करो वो चल सकता है। वो कैसे चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको रोका था, कानून बदलने पड़े हैं, लेकिन और भी आज भी क्या वो चल रहा है मैं आपको बताऊं। और वो दुनिया को वैक्सीन देने वाले, अरबों खरबों का व्यापार करने वाले, दुनिया को स्वास्थ्य की नीति के बारे में गाइडेंस देने वाले खुद क्या करते हैं वो आप जरा देखिए। अभी ये बिल गेट्स और उनका परिवार है। ये बिल गेट्स, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, ये उनका खुशहाल परिवार है। हम देख के बहुत खुशी होती है। लेकिन उनके डॉक्टर ने, उनका जो फैमिली डॉक्टर था, उन्होंने बताया कि बिल गेट्स के जो प्राइवेट डॉक्टर, उसने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया, टीका नहीं दिया, रसीकरण नहीं करवाया। अब जो दुनिया को टीका दे रहा है, दुनिया को जो वैक्सीन दे रहा है, दुनिया को जो बेच रहा है, दे रहा है यानी गिफ्ट तो नहीं कर रहा है। भारत जैसे गरीब राष्ट्रों में करोड़ों रुपए का माल आ रहा है, और हम लोग उसको विकास के नाम से, विज्ञान के नाम से हमारे बच्चों में जो खतरा बोल रहे हैं, वो खुद वो खतरा अपने बच्चों को नहीं दे रहा है। तो मुझे सुनने वाले हमारे विद्या भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता, आचार्य, प्राचार्य, व्यवस्थापक और खास करके अभिभावक को मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करके आपको आजीजी करता हूँ, विनंती करता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो आपको जरूर समझना पड़ेगा। ये दो मुंह वाली बात है। खुद तो कुछ करते हैं, खुद तो ऑर्गेनिक खाते हैं, खुद तो बिना जहर वाला खाते हैं, खुद तो पर्यावरण का नाश करते हैं, खुद तो जहर खिलाते हैं, अपने के लिए, अमृत के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये बड़ी विडंबना हमारे शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में है। और ये वैक्सीन अगर सही भी है तो कितनी होगी? पहले एक पोलियो का ड्रॉप्स पिलाए जाते थे, फिर बताया कि बीसीजी का, फिर कहते हैं डीपीटी के देंगे, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस के, फिर कहते हैं हेपेटाइटिस बी, फिर मीजल्स के लिए, रुबेला के लिए। ऐसे करते करते 35 वैक्सीन आ गई है। और अगर बड़ी उम्र तक कहीं ट्रैवलिंग करना है, कहीं स्पेशल ऑक्यूपेशन है, तो 72 वैक्सीन हमारे देश में आ चुकी है, विश्व में आ चुकी है। और कोरोना की एक वैक्सीन जब जुड़ेगी तब और वैक्सीन बन जाएगी। तो हमको पूरी जिंदगी वैक्सीन ही लेना है या हमारा स्वास्थ्य का और कोई तरीके से ठीक रहना है? मैं आपके सामने ये प्रश्न करके मैं आगे चलता हूँ। बीच में जब रुबेला का
बहुत बड़ा एक जोर चला था कि नहीं, ये वैक्सीन तो दिया जाना ही चाहिए, सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी आ रहे थे। और उस समय बहुत से विद्यालय से हमको फोन आ रहे थे कि ये देने के लिए विद्यालय में आए हैं, क्या करें। माता पिता भी पूछ रहे थे, आचार्य भी पूछ रहे थे। तब हमने बोला ये कोई मैंडेटरी नहीं है, दिस इज वॉलंटरी। इवन कोई भी टीका वॉलंटरी है, लेकिन फिर भी ये जब मिजल्स का MMR का वो दिया जा रहा था तब पूछा, तो फिर कुछ अभिभावकों को हमने बताया, तो वो कोर्ट में गए। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि आप ये नहीं दे सकते बिना पूछे, बिना इजाजत, बिना जरूरियात। सरकार, ठीक है, सरकार का काम है स्वास्थ्य का संभालना, तो स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य विभाग तो वो गाइड कर सकता है, और वो वैक्सीन दे रहा है, मुफ्त दे रहा है। लेकिन वो जरूरी है कि नहीं, वो मैंडेटरी है कि क्या, उसके बारे में कौन चर्चा करेगा। तो वो चर्चा हमारे देश में होती ही नहीं, और इस तरह से हमारी समस्या हमको झेलनी पड़ती है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा क्योश है, बड़ा एक असमंजस पैदा हुआ है। ये आपके सामने मैं शुरू में इसलिए रख रहा हूं कि मुझे और कुछ बातें करनी है। अब ये चर्चा तो थोड़ी नकारात्मक हुई, दिशा तो अच्छी नहीं है, लेकिन हम तो हर विषय में संभल के काम करने वाले हैं, हर समस्या का समाधान ढूंढने वाले हैं। और हजारों साल तक जो विश्व गुरु रहा, वो देश दुनिया को भी मार्गदर्शन कर सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज हमारे पास है, ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो बच्चों का स्वास्थ्य हमारे घर में है, हमारे पास है, हम कर सकते हैं। तो इम्यूनाइजेशन चाहिए हमको वैक्सीनेशन नहीं चाहिए। हमको रोग प्रतिकारक क्षमता चाहिए, जिसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन, रोग प्रतिकारक क्षमता या रोग प्रतिकारकता, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं इम्यूनाइजेशन। टीकाकरण वो इम्यूनाइजेशन नहीं है, दिस इज वैक्सीनेशन। वी वांट इम्यूनाइजेशन। हम कहते हैं कि हमको रोग प्रतिरोध क्षमता चाहिए। वो कैसे आती है, क्या करना चाहिए, भारत ने क्या सोचा था, हम गुजरात में क्या प्रयोग कर रहे हैं, बाकी राज्यों ने भी क्या शुरू करने का मन बनाया है, आयुर्वेद क्या कहता है, वो भी चर्चा में आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुई कि विद्या भारती गुजरात प्रदेश ने और आयुर्वेद व्यासपीठ, जो हमारा संघ विचार का एक बड़ा संगठन है वैद्यों का, दोनों ने मिलके एक पिछले 7-8 साल से गुजरात में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा है कि हम हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों को ये स्वर्ण प्राशन देंगे। उसका पूरा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन हुआ वहाँ की प्रतिनिधि सभा के सामने, वहाँ के विद्यालय के आचार्यों के सामने, प्रधान आचार्यों के सामने, और कुल मिला के एक बड़ी टीम ने तय किया, अखिल भारतीय शिशु वाटिका प्रमुख आदरणीय आशा दीदी और पूरी शिशु वाटिका की और केंद्र की टोली ने तय किया कि नहीं, ये प्रयोग गुजरात में हम करेंगे। और गुजरात में ये प्रयोग चल रहा है, जिसके बारे में अभी कह रहा हूँ। अगर आप सब लोग जुड़ जाएंगे, हम सब लोग मिलके हमारे शिशुओं का, बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, तो मुझे मालूम है कि 30,000 से ज्यादा विद्यालय भारत में है, और सबसे ज्यादा विद्यालय आपके यहाँ उत्तर क्षेत्र में बहुत है, मुझे मालूम है। तो वहां हम कुछ कर पाएंगे, जो बड़ा एक परिणाम आएगा। तो भारत के लिए जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। तो ये प्रयोग क्या है, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला कि रियल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, सुवर्ण प्राशन, वो संस्कार विधि है। अगर उसको संस्कार समझे तो संस्कार है, और एक प्रोसेस समझे तो प्रोसेस है। संस्कार यानी चंदी बिंदी धोती चोटी जनोई, वो संस्कार, वो बाह्य चिन्ह था। संस्कार वही गुणांतराधानम, बॉडी में, माइंड में, चित्त में जो गुण परिवर्तन करे उसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार की व्याख्या यही है। संस्कार को हम समझते हैं कि कुछ बिंदी लगाएंगे तो संस्कार हो जाएगा, कुछ साड़ी पहनेंगे तो संस्कार हो जाएगा, कुछ अच्छे ढंग से नमस्कार करेंगे उसको संस्कार बोलते होंगे। वो है, वो बाह्य चिन्ह जरूर है, लेकिन आयुर्वेद ने, वेदों ने, उपनिषद ने, भारत ने जो संस्कार की व्याख्या की है, वो फिर से मैं बताऊं, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते, सम्यक करोति इति संस्कार। जो ठीक नहीं है, हम कहते हैं ना शाखा में हमारे सम्यक, तो एक लाइन में, एक तत्ती में कैसे हम खड़े हो जाते हैं, तो उसी तरह से हमारे दोष धातु मल तीनों सम्यक हो जाते हैं। हमारा मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों सम्यक हो जाते हैं। और वो करने का प्रोसेस यानी कि आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन, जो आयुर्वेद में, भारतीय संहिताओं में बताया गया, उसकी मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। वो बताने से पहले ये बताऊं कि हजारों साल से भारत में चल रहा था। वो सिर्फ हितेश भाई जानी, विद्या भारती और आयुर्वेदाचार्य को बोलना नहीं पड़ेगा, विश्व की हिस्ट्री में ये लिखा गया है।
जो एंशियंट टाइम से स्मॉल पॉक्स यानी शीतला, हाँ, जो चेचक के बारे में हजारों साल पहले हम जानते थे, ऐसा उन्होंने लिखा है। और 3000 साल पहले हम लोग यहाँ से हम लोगों ने जो सिखाया, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इजिप्ट में गई और इजिप्ट से फिर यूरोप में गई। उसका डिस्क्रिप्शन संस्कृत में, इसलिए वो पढ़ नहीं सकते थे। तो जब उसका यूनानी में, फारसी में रूपांतर हुआ, भाषांतर हुआ, उसके बाद वो समझ सकते थे। वो आपके सामने जो स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, उसकी हिस्ट्री लिख रही है। और आपको बताऊं मैं 1774 1774 में जब विश्व में वो गया, और लंदन में 1767 में पॉलवेल नामक एक डॉक्टर ने जब लंदन के फिजिशियन की कॉलेज में ये बताया कि भारत में कोई एक वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की कोई प्रक्रिया है, वो तब दुनिया ने पहली बार तो वैक्सीनेशन के बारे में सुना, आज से 250 साल पहले। तो भारत तो हजारों साल से वो कर रहा था। ये बात, भारत के ग्रंथों की बात दुनिया ने पहली बार जानी लंदन में। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया को हमने सिखाया है, फिर से वो हमको सिखाएंगे। वो सिखाना नहीं चाहते, वो बेचते हैं, और वो हमको दर्द बेचते हैं और पैसा लेते हैं। इसलिए हमको बराबर समझना पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको सामने में रख रहा हूँ कि वैक्सीन शब्द ही है वाका, वैक शब्द जो है वाका शब्द है। वाका शब्द जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कैसे बना है। तो वाका शब्द कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, वैक्सीन शब्द है। वो वैक्सीन शब्द बना है काउ, काउ यानी गाय। तो लैटिन में वाका यानी काउ, काउ यानी गाय। तो गाय के खुर में से, गाय के बॉडी में से वायरस डेवलप करके हम जब शीतला की, स्मॉल पॉक्स की, चेचक की और उनकी रसी वैक्सीन बनाते थे, वो जेनर ने खुद ने उसका वर्णन किया है। तो काउ में से बनी, इसलिए वाका में से बनी, इसलिए वैक्सीन शब्द दिया गया नाम। तो वैक्सीन की हिस्ट्री में गाय माता है, वैक्सीन की हिस्ट्री में भारत है। जेनर ने तो उसको अपने नाम से वो अंकित कर दिया, क्योंकि हम लोग बोले हैं, हम लोग को मालूम है, हम ब्रिटिश हिस्ट्री सुन के बड़े हो गए। 3-4 पीढ़ी हो गई, ब्रिटिश शासन चला गया, लेकिन ब्रिटिश मानसिकता अभी भी नहीं गई। तो मैं आपके सामने उनका हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। तो देखो, मैंने जो बताया कि हमको इम्यूनिटी चाहिए, शास्त्रों ने उसके लिए शब्द दिया बल, व्याधि क्षमत्व, या तो व्याधि बल विरोधित्व, रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, या तो व्याधि प्रतिबंधकत्व यानी इक्वायर्ड इम्यूनिटी। या तो पहले से, जैसे अभी कोरोना की रसी ढूंढ रहे हैं, तो वो स्पेशल कोरोना के लिए होगी, पोलियो के लिए होती है तो वो स्पेशल पोलियो के लिए होती है। तो वो होती है इक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो स्पेशल बना के आपके बॉडी में इंसर्ट की जाती है। व्याधि बल विरोधित्व, तो जब हो रहा है, जैसे आपको कुछ लोहे का जंग लगा हुआ टुकड़ा लगा और टिटेनस का वैक्सीन देते हैं, तो वो व्याधि बल विरोधित्व, व्याधि आपको आ ना जाए, आपको लग गया तो आपको व्याधि ना आनी चाहिए। वो पहले से व्याधि को रोकना, इसलिए उसको वैक्सीन कहते हैं। और वो होता है इक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये होता है डिजीज रेजिस्टेंस। और तीसरा होता है, पहले से ही कुछ जन्म से ही होता है। जैसे 15 साल का कोई बच्चा पोलियो का अगर वायरस का एक पूरा ग्लास भर के पी जाएगा तो भी उसको नहीं होगा। मैं पी जाऊंगा सबके सामने पोलियो का वायरस, मेरे बॉडी में डाल दीजिए तो भी मुझे पोलियो नहीं होगा, क्योंकि वो पोलियो कुछ बच्चों को ही हो सकता है। उसके बाद हमारी बॉडी में जो रेजिस्टेंस है वो खड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं कालकृत। बकरी को टीबी होती ही नहीं, जो बकरी होती है, गोट होती है, उनको टीबी होता ही नहीं। कुक्कुट को, मुर्गी को कभी धनुर्वात, टिटनस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने उनके अंदर बॉडी में ऐसी क्षमता है, ये शास्त्र की बात है और आज का विज्ञान भी सहमत है। तो बकरी को जन्मजात ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन भगवान ने ही दिया है। तो कुछ रोग हमको होते हैं नहीं, कुछ प्राणियों को होते हैं, कुछ प्राणी को नहीं होते, हमको होते हैं, कुछ दोनों को होते हैं। तो अपनी बॉडी की विशिष्ट क्षमता जो भगवान ने दी है, एक तो ये होती है जो सहज बल, कुछ कालकृत, कुछ बड़े हो जाते हैं तो कुछ हमको अपने आप बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाता है, या कुछ बड़े हो जाते हैं तो वीकनेस आ जाती है, तो टीबी बाद में लग सकती है, कुछ युक्तिकृत करना पड़ता है। तो आयुर्वेद में इम्यूनाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में ये दिया गया था। मैं ये मेरा पंडिताई बताने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अभिभावकों को, आचार्यों को, विद्या भारती के कार्यकर्ताओं को, संगठन के अधिकारियों को पता चले कि ये पूरी साइंटिफिक प्रोसीजर शास्त्रों में बहुत डिटेल से बताई गई थी। हाँ, उनकी लैंग्वेज संस्कृत है,
हमें हिंदी, इंग्लिश और अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में उसका करना पड़ेगा और प्रयोग करके बताना पड़ेगा। 3000 साल पुरानी जो विद्या है, वैसे तो उनके लाखों साल की इतिहास है, लेकिन 3000 साल तो दुनिया भर के लोग मान रहे हैं कि आपके पास वो आप प्रक्रिया थी, और हमको जुटलाया जाता है कि वैक्सीन ढूंढने के 6 महीने से कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो क्या करना चाहिए, कोई वैद्य को या आयुर्वेद को पूछ सकते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन वो पैंडेमिक एक्ट में तो कोई बोल नहीं सकता। तो पूरी हमारी समस्या यही है कि हम लोग अपने आप को भूल चुके हैं। हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मविस्मृति हो गई है, उसको हमको ढूंढना है। शायद ये बच्चों का बल या कोरोना का काल ये एक बहाना मिला है हमको बात करने का। तो मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो रसादीनाम शुक्रान्नम, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सातों धातुओं का जो उत्तम सार है और सातों धातुओं को जो ठीक करे उसको बल कहते हैं, उसको ओज कहते हैं। वही है हमारा बल, वही है हमारी इम्यूनिटी जो बॉडी में होती ही है। वो डिटेल में आगे और चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बताया कि आपका मांस, मज्जा वो स्थिर रहे, आपकी चेष्टा और आपका प्रतिघात ठीक रहे, आपका स्वर, वर्ण बिल्कुल ठीक रहे, बाह्य और आभ्यंतर अंतःकरण सब आपका ठीक रहे, आपका पूरा कार्य क्रियाकलाप आपका ठीक रहे। वो सुश्रुत ने उसको बल बताया, चरक ने वो अलग बताया। कुल मिला के हमारा जो बल है, शारीरिक बल, मानसिक बल, हमारी चेतना वाला बल, हमारा बौद्धिक बल और हमारा मानसिक बल, ये सब ठीक रहे, उसके लिए इम्यूनिटी का ये 16% की चर्चा हम कर रहे हैं। सिर्फ पोलियो के लिए या सिर्फ कोरोना के लिए या सिर्फ टीबी के लिए चर्चा करने वाले लोग हम नहीं है। हम टुकड़े में नहीं सोचते। जैसा कुछ आग लगी और पानी डालना वो तो सब लोग करते हैं। एक कुत्ता भी जब गर्मी लगती है, धूप लगता है, तो वो छांव में चला जाता है, कार के नीचे छुप जाता है। लेकिन भारत एक बुद्धिमान राष्ट्र था, आज भी है, और वो दुनिया को दिखाने के लिए ही हम ये डायलॉग कर रहे हैं। तो उस ओज को कैसे कैसे समस्या होती है उसकी भी चर्चा शास्त्रों ने की है। तो स्वास्थ्यम बलम व्याधि क्षमत्वम व्याधि प्रतिबद्धत्व, तो वैक्सीन को क्या कहेंगे, एंटी सीरम को क्या कहेंगे, इम्यूनाइजेशन को क्या कहेंगे, वो मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि कोई अभिभावक डॉक्टर होंगे या आपके व्यवस्थापक कमेटी में या विद्या भारती के अच्छे अच्छे संगठनों में, हमारे सबके संगठनों में एलोपैथी डॉक्टर्स होंगे। तो मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये वैक्सीन के विरोधी हम ऐसे नहीं है, हम इम्यूनाइजेशन के फेवर में हैं, लेकिन इम्यूनाइजेशन हम टुकड़े में नहीं करना चाहते हैं, हम एक एक करके नहीं करना चाहते हैं। तो ये बात भारत बखूबी जानता है। शायद एलोपैथी में नहीं पढ़ाया जाता इम्यूनिटी के बारे में, भारतीय इम्यूनिटी का सिद्धांत या सूर्य प्राशन का, इसलिए उसको नहीं मालूम है, लेकिन आयुर्वेद में तो बताया गया है। तो हमारी जिम्मेदारी हम बताएंगे, और हम ये प्रयोग करके जो पाया है वो भी आपको बताने वाले हैं। सिर्फ ये कोरा पंडिताई नहीं है, शास्त्रों में लिखा है इसलिए हम बताएंगे। और हजारों साल पहले बोलते थे, ऋषि मुनि महान थे, और भारत बहुत महान राष्ट्र था, विश्व गुरु था नहीं, है, होने जा रहा है फिर से, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो अभी आपके सामने जो मैंने एक चित्र रखा है वो है एंटी रेबीज वैक्सीन का। बड़े डॉक्टर को आप बताइए, एलोपैथी के डॉक्टर्स को आप बताइए, जो बड़े वैज्ञानिक है उनको बताइए कि एंटी रेबीज वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ, तो बताएंगे कुछ साल पहले। जो पागल कुत्ते ने काटा है तो फिर 7 दिन 14 दिन इंजेक्शन लेना पड़ता है, जो उसमें भी अभी वेराइटीज आ गई है। तो वो जो वैक्सीन है एंटी रेबीज वैक्सीन, वो महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहले बनाई थी, और सुश्रुत संहिता में उसका रेफरेंस है, वर्णन है। पागल कुत्ता ने काटा है तो क्या करना, कैसे उसको रेबीज एंटी रेबीज वैक्सीन बनाए, घर में वैद्य बना सकता है, वैद्य खुद उसी समय तैयार करता है, और वो जिसको पागल कुत्ता काटा है उस व्यक्ति को कैसे उसको ठीक करना, तो उसका पूरा वर्णन दिया गया है। इसलिए न सिर्फ ये सुवर्ण प्राशन की चर्चा है, बहुत से ऐसे वैक्सीन की चर्चा भी है, जो सीरम कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, सबकी चर्चा हमारे शास्त्रों में है, जिसका प्रयोग भी हमने किया है। मैं आगे आपको बताने की और कोशिश करूंगा। तो सुवर्ण प्राशन है क्या? महर्षि कश्यप ने बताया, सुवर्ण प्राशन ही एतद मेधाग्नि बलवर्धनम। सुवर्ण प्राशन इसको कहते हैं जो मेधा, जो ब्रेन, आईक्यू, जिससे हमको जीनियस बोला जाता है, अग्नि बल वर्धन करने वाला, वो बल भी बढ़ाएगा, शारीरिक बल, क्षुधा, हमारा पचन तंत्र,
उसको भी ठीक करेगा, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाएगा, हमारा आईक्यू ज्यादा कर सकता है। वो आयुष्यम है, वो कभी भी हमको अकाल मृत्यु में नहीं जाने देता। मंगलम है, वो अच्छी हमारी मनस्थिति को ठीक करता है। वो पुण्यम देने वाला है, पुण्यम यानी पाप पुण्य वाली बात नहीं है। आपका मन इतना पवित्र रहता है, आपकी बच्चे की, हमारी सबकी मनोभूमिका ऐसी ठीक रहती है उससे, जिससे हम कोई पाप की ओर प्रवृत्ति न हो। वृश्यम, वो सेक्स पावर बढ़ाता है, वो कभी भी वांझपन से के शिकार नहीं होते उस बेटे बेटी को। और ग्रह को हम, या आप बराबर जरा सुन लीजिए, ग्रह यानी दूर से आने वाला, बाहर से आने वाला, सूक्ष्म है, परजीवी है, या इनविजिबल फिल्ट्रेबल, यानी कि अव्यक्तो व्यक्त कर्माच। ये जो बोला मैंने वो व्याख्या है वायरस की, जो भी कोरोना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको शास्त्रों में उसको ग्रह बाधा बोला। ग्रह यानी ऊपर से कोई नहीं आता, बाहर से आता है। कोई कहता है चीन से आया, कोई कहता है अमेरिका से आया, कोई कहता है पड़ोसी से आया, कोई कहता है माँ से आया, बेटे से आया। मास्क नहीं लगा हो तो आपके भाई से आ जाएगा। मतलब जो बाहर से आता है, शरीर के अंदर नहीं रहता, बाहर से आता है, फिर हमको परेशान करता है, जिसको शास्त्रों ने अव्यक्तो व्यक्त कर्माच, इनविजिबल फिल्ट्रेबल, अति सूक्ष्म, उसका वर्णन भी है, वो अति सूक्ष्म है। अतीन्द्रिय, वो इंद्रियों से नहीं देखा जाता, वो उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है, ये सूक्ष्म आंख से भी नहीं देख सकते। तो वो अतीन्द्रिय है, अति सूक्ष्म है, बहुत बात। वो इतने कितनों को अब बंद करेंगे, कितना दिन लॉकडाउन करेंगे, कितने को मास्क देंगे, कितना लोगों को सोशल डिस्टेंस में रखेंगे। करना चाहिए, वो कोई उसके सामने हमारी डाउट नहीं है, चर्चा नहीं है। हमारी बात यह है, हमारे शास्त्रों ने यह सिखाया है कि आपको ऐसी समस्या ही ना हो, आपका बॉडी उसके सामने लड़ पाए, ऐसा आपको बॉडी को बनाओ। तो वो परम मेधावी ऐसा आपका बच्चा, आपकी बेटी बन सकता है। तो उसके लिए स्वर्ण प्राशन आपको करना चाहिए, ऐसा महर्षि कश्यप ने बताया। वो उसने बनाने का तरीका बताया, इतना ही नहीं, उनके परिणाम भी बताए हैं। और जो आज हम गुजरात में कर रहे हैं, मैं उनकी बात और आगे बढ़ाता हूँ। तो ये स्वर्ण प्राशन है एक हाई स्टैंडर्ड मेथड से, जो जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सिस्टम से, जो भारत की और विश्व की जो स्टैंडर्ड बनाने की सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है, उस तरह से तैयार करके हमने उसका रिसर्च किया है। FSSAI अप्रूव्ड है, जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा प्रमाणित करने के बाद ये लोगों के सामने रखा है। तो स्वर्ण प्राशन का क्या फायदा है, बोला ना, मध्यम, तो वो इंटेलिजेंट बच्चे को बनाता है, आईक्यू बढ़ाता है। 12 साल तक हमारा आईक्यू बढ़ सकता है। 87% तो गर्भ में होता है, लेकिन 13% जो आईक्यू है बाद में भी हम बढ़ा सकते हैं। वो बल्य है, वो हमारा बच्चों का बल बढ़ाता है, मसल्स पावर मजबूत करता है, हड्डी मजबूत करता है। वो शौर्य भी है, वो अच्छी आवाज दे सकता है, क्योंकि आवाज ही पहचान है, तेरी आवाज ही पहचान है। शास्त्रों ने बोला वो आत्मज भाव है, सबकी आवाज अच्छी होती है, अलग होती है। और वर्ण है, वो स्किन को भी अच्छा करता है, केश्य है, बाल को अच्छा करता है। तो ये स्वर्ण प्राशन हर महीने में बच्चे के लिए हितकारक है। वो आयुष्यम है, तो मध्यम, बल्यम, वर्णम, शौर्यम, आयुष्यम, ये स्वर्ण प्राशन के बारे में शास्त्रों ने जो बताया है, वो बात आपको, आपके बच्चों को देना चाहिए। ये रेकमेंड हम इसलिए करते हैं कि हमको सब रोगों से बचना है। और ये सप्त धातु जो है, रसाद रक्तम ततो मांस मांसान मेदो प्रजायते, हम खाते हैं, अन्न लेते हैं, अन्नाद भवति पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव। तो अन्न से पचन होने के बाद रस धातु से फिर ब्लड बनता है, ब्लड के बाद मसल्स टिश्यू बनते हैं, फिर उसके बाद बोन बनते हैं, फिर बोन मेरो बनता है, और फिर वहां से शुक्र बनता है, और बीज और पुरुष बीज में से आगे जाके नई रचना होती है। तो ये पूरी जो मैकेनिज्म है सप्त धातु में, उसकी इम्पैक्ट है, वो बताने के लिए मैंने ये बताया। और 5 कोष, ये शायद दूसरे विद्यालय के लोग नहीं समझ सकते, लेकिन जो पंचपदी शिक्षा पढ़ाने वाले हम लोग, जो माननीय लज्जाराम जी ने जो शिक्षा का ढांचा जो हमको समझाया, शिक्षा का मूल स्रोत जो समझाया, उनको आज हम याद करेंगे। 5 कोष को शिक्षा दे रहे हैं हम सिर्फ हमारे ब्रेन को, हमारे कान को, हमारे हाथ को, हमारे शरीर को हम नहीं समझ रहे। ये जो शरीर है वो दिखने वाला है, वो तो अन्नमय कोष है, लेकिन प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, तो जो हमारा गर्भ है, हमारा जो बच्चा है, फिटस इज द हार्डवेयर, बंच ऑफ 6 सॉफ्टवेयर।
तो 6 सॉफ्टवेयर में हमको शिक्षा देनी है। तो हम जो विद्या का ऐसा पूजन करने वाले लोग, विद्या से मुक्ति दिलाने वाले लोग, हम रोग की भी मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि हमारे अन्नमय कोष को ठीक रखना है, प्राणमय कोष तक पहुंचना है। कुछ रोग तो प्राणमय कोष के होते हैं। मनोमय कोष, बच्चा डिप्रेशन में कैसे आता है? उसका शरीर तो एकदम मस्त है, हट्टा कट्टा है। तो मनोमय कोष में क्या व्याधि है? विज्ञान में वो बच्चा समझता ही नहीं, वो मैथमेटिक्स नहीं समझता, वो संगीत में रुचि नहीं लेता, वो अक्षर ठीक नहीं कर सकता, तो उसके विज्ञान में कोर्स में कुछ प्रॉब्लम है। वो कहाँ बाकी बड़ी बड़ी स्कूल और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने वाले लोग वो समझ सकते हैं। आनंदमय कोर्स की चर्चा करने वाले हम लोग यही बात कर सकते हैं कि हमारा पंचपदी विकास हो, हमारा पंचकोशात्मक विकास हो। तो ये हमारा जो सूर्यप्राशन है 5 कोषों के लिए उपयोगी है। मैं उसका और तत्व आगे समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे जो गर्भ के घटक है, जो हम बच्चा बनता है, हम 6 कंपोनेंट के हैं। माता पिता से जो हमारा शरीर बनता है, लेकिन आत्मज भाव परमात्मा जो हमको देता है, पूर्व जन्म से कुछ लेके आता है वो आत्मा, उसको हम कुछ नहीं ज्यादा कर सकते। लेकिन सात्विक भाव, रसज भाव और सत्वज भाव, जो हमारा इम्यूनिटी है, जो हमारा रोग प्रतिकारक क्षमत्व है, जो हमारा आनंद है, जो हमारा गुस्सा है, जो हमारा प्यार है, जो हमारा लोभ है, क्रोध है, वो कोई शरीर से नहीं होता। शरीर तो बाद में एक्ट करता है। तो वो सत्व भाव, वो रस भाव, वो हेल्दी रहना, अनहेल्दी रहना, वो गुस्सा करना, वो नहीं करना, वो क्रोध करना, लोभ करना, तो बॉडी तो मैं बोलने के लिए, समझने के लिए बोलता हूँ, लेकिन जो 5 प्रकार के जो हमारे जो अलग अलग बॉडी है वो अलग अलग करता है। तो वो उसमें हमको काम करना पड़ता है। तो मातृज पितृज भाव से अन्नमय कोष बनता है, सत्वज भाव से मनोमय कोष बनता है, सात्विक भाव जो है सगर भाव को ध्यान रखना पड़ता है और वो विज्ञानमय कोष बनाता है। आत्मज भाव है जो जीवात्मा लेके आता है, जो आनंदमय कोष का घटक है। तो इन 5 कोष में हमको काम करना पड़ता है और सूर्यप्राशन वो करता है। वो विज्ञान की वो भाषा ही नहीं है, विज्ञान की वो समझ के पर है। वो विज्ञान हमको समझाना है, तभी वो समझेंगे। इसलिए वो ताकत भारत की है, आयुर्वेद की है। ये विद्या भारती के कार्यकर्ता ही वो समझा सकता है दुनिया भर के लोग। तो कम से कम हमारे अभिभावक समझे, कम से कम हमारा बच्चा तन मन सबसे चेतना से अच्छा रहे, वो करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जो मैंने 5 कोर्स बताया, फूड, एनर्जी, माइंड, इंटेलेक्ट, प्लेज और सेल्फ, तो ये 5 कोर्सों में हमको हमारी इफेक्ट जो है सूर्यप्राशन की वो पहुंचानी है, वो पहुंचती है। तो वो किस दिन हो सकता है? हर महीने में एक दिन पुष्य नक्षत्र आता है, तब सूर्यप्राशन देने का विधान है। जो हमने जो रिसर्च प्रोजेक्ट है हमारा, वो उसी दिन के लिए है। सूर्यप्राशन के लिए अलग अलग लोग अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन ये आयुर्वेद व्यासपीठ और विद्या भारती का एक कश्यप संहिता का एक स्टैंडर्ड रिसर्च प्रोटोकॉल है, जिसके ऊपर काम किया गया है। मैं आगे उसका फिगर भी बताने वाला हूँ, उसकी रिपोर्टिंग आपको करने वाला हूँ। आप कभी भी डिटेल में हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो ये पुष्य नक्षत्र में ये क्यों करना? क्योंकि उसी दिन जो होता है चंद्र और कर्क युति में आते हैं और उनकी इंपैक्ट जो होती है, पुष्य नक्षत्र का देवता बृहस्पति है और शनि को इस नक्षत्र का दिशा प्रतिनिधि माना गया है। तो बृहस्पति शुभता, बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक है और शनि जो है स्थायित्व का, और दोनों का जो योग बनता है। तो पुष्य नक्षत्र को शुभ, पुष्य नक्षत्र के दिन ये करेंगे चंद्र और कर्क की युति में। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जिस दिन एकाकार है, उस दिन दोनों को हमको ये फायदा मिलेगा। और पुष्य नक्षत्र को यजुर्वेद में उसको नक्षत्रों का राजा भी बोला गया है, मंगल कारक भी बोला गया है। तो शुभ फल देने वाला है उस दिन। विद्यालय में हम लोग एक ही दिन, ये पुष्य नक्षत्र के दिन सूर्यप्राशन जो निश्चित मात्रा में अलग अलग वय में, अलग अलग आयु में, अलग अलग प्रकार के जो डोज तय किए गए, जो रिसर्च शास्त्रों ने बताया, उनके हिसाब से जो एसओपी बनाई है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, और उसके साथ एक मंत्र दिया गया है जो हम विद्यालय में भेजते हैं, उस तरह से ही काम करना पड़ेगा, तभी हमको ये इम्पैक्ट मिल सकती है। हम कहते हैं कि भाई आप मूल में पानी दीजिए तो अपने आप पत्तों और फूलों में पानी पहुंच जाएगा। वो तो हुई बाह्य जगत की बात या वनस्पति जगत की बात, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ने बोला, भगवत गीता में तो बोला है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। तो
आयुर्वेद ने बोला है कि हमारा मूल जो है वो ऊपर है और शाखा है वो नीचे है। उल्टा है, मनुष्य का ब्रेन ऊपर है और शाखाएं नीचे है, तो हमको ब्रेन में कुछ काम करना पड़ेगा। तो ब्रेन, हम सिर्फ ब्रेन या आईक्यू मानने वाले लोग नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार उसके बेसिक कंपोनेंट है। शायद बुद्धि के बारे में तो ये लोग ज्यादा मानते हैं, मन, चित्त और अहंकार के बारे में ज्यादा नहीं समझते। या तो उनका जो साइकोलॉजी है, उनका साइकियाट्री है, वो उसको समझने की जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन पश्चिम उसके बारे में अभी भी ज्यादा ना समझना यही मान के बैठ गया है, और हमको वो सिखाने ज्यादा, सामान्य आदमी भी उससे ज्यादा जानता है। तो विद्यावर्ती का कार्यकर्ता तो और ज्यादा जानेगा, और जो आचार्य है, प्राचार्य, उसको तो बराबर ये समझाया जाता है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति अलौकिक है, अद्वितीय है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य ही पढ़ना यानी कि पैसा कमाना है ही नहीं। सा विद्या या विमुक्त है, तो मुक्ति शरीर को तो अपने आप मिल जाती है, हम जला देते हैं जब स्मशान में जाके। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो जो है वो भी हम नहीं है, वो बोलने वाले लोग हम है। तो उनमें चेंज करना वो हमारी कुल मिला के मूल धारणा है। तो उसमें हमको ये स्वर्ण प्राशन से काम करना है। स्वर्ण प्राशन माइंड पे, अगर ग्रॉसली हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को मान ले, तो मन के ऊपर काम कर रहा है। मन के जो तीन पार्ट होते हैं, लेकिन ग्रॉसली समझे तो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। बच्चा बैठा है, सुनता है कि नहीं, वो तो कभी पता चलता है, कभी नहीं चलता है। सुनता है तो भी कुछ अंदर चलता रहता है। तो जो लॉजिकल माइंड है या कॉन्शियस माइंड है, वो तो हिमशिला की माफिक, आपको ऊपर थोड़ा ही दिखता है। मनुष्य जो है बहुत अंदर जो है वो सबसे ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं हिमशिला या आइसबर्ग। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में बहुत से चलता रहता है, बिलीफ्स, मेमोरी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, डिफेंस मैकेनिज्म। और डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए मैंने सबसे ऊपर रखा है कि डिफेंस मैकेनिज्म ही रोग प्रतिकारक क्षमता है। आपके शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता नहीं है, आपके मन में है, आपके डीएनए में है, तभी आप पोलियो के सामने लड़ पाएंगे। ये बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ, वो बात आपको जरूर समझनी पड़ेगी, और वो समझाने के लिए हम कभी भी दिन रात यही काम कर रहे हैं। तो मन को अपने दो पार्ट में समझना चाहिए, और वो दो पार्ट क्या करता है। देखो, जो कॉन्शियस माइंड है उनके तो सब्जेक्ट क्या है, जो दिखता है वो प्लानिंग करता है, विल पावर है, क्रिटिकल थिंकिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जजमेंट। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अंदर दिखता नहीं है, अंदर चलता रहता है, तो वो कॉन्शियसनेस, फिर आपका खास करके जो अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस जिसको कहते हैं, वो हैबिट या बुरी जो भी है, सेल्यूलर मेमोरी, उसमें तो आता है ये हेल्थ, सेल्यूलर मेमोरी में ही रहता है, क्रिएटिविटी, इमोशंस, तो टीम मेमोरी। तो बॉडी के बहुत से फंक्शंस, माइंड के फंक्शन और बॉडी के भी फंक्शंस अनकॉन्शियस माइंड से ज्यादा चलते हैं, तो उसमें हमको काम करना पड़ेगा। तो ये हमने जो काम करवाया था कि वो गाय, देसी गाय का घी कैसे बुद्धि बढ़ाता है, वो प्रोफेसर है, टीचर है, उन्होंने सबसे पहले पीजीआई मेमोरी स्केल से उसमें काम किया था। हमने 90 दिन में जो वॉलंटियर्स के ऊपर जो काम किया था 47.62, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम किया था। हम बच्चों में जो कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का है, तो वो एक अलग विषय, वो अलग रिसर्च है। लेकिन 90 दिन में भी आपका मेमोरी स्केल बढ़ सकता है गाय के घी से, उसी की जैसी गाय के घी से, औसत से ये तैयार किया गया है। तो अलग अलग प्रकार के ग्रोथ में हमको काम करना है। देखो, बर्थ से लेके मेच्योरिटी तक हमारे हाइट, बॉडी बनता है, जिसको कहते हैं जनरल ग्रोथ। फिर लिम्फोइड ग्रोथ हमारा ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 साल के बाद वो पिकअप होता है, वो हमारा इम्यूनिटी का लेयर बनता है। फिर ब्रेन ग्रोथ, जो 2 से 3 साल में सबसे ज्यादा रिसीविंग, सबसे ज्यादा ब्रेन का आईक्यू, वो सब उस समय बनता है। और ग्रोथ जो एडोलसन के समय में लड़की 12 से 16 तक, और लड़के जो होते हैं 14 से 18 तक, जिसमें सेक्स ऑर्गन, सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स कैरेक्टर सब डेवलप होते हैं। तो ये शास्त्र कहते हैं 12 साल तक, और कुछ शास्त्र कहते हैं 16 साल तक ये सोनप्राशन करना चाहिए। इन शॉर्ट, हमारे हर प्रकार के ग्रोथ में, मेमोरी के ग्रोथ में, फिजिकल मतलब फिजिकल ग्रोथ में, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में, इमोशनल ग्रोथ में, सेक्सुअल ग्रोथ में, हर जगह हमारा ठीक रहेगा, तभी हम स्वस्थ आगे जाके रह पाएंगे। तो जो कुछ प्रयोग हमने किए शुरू में, रिसर्च करने के बाद आपको ये
दिया गया है। तो मैं आपके सामने थोड़ा, ये जो टोटल 90 बच्चों में जो काम हुआ था उसमें से आपके सामने 86 का जो रिपोर्ट है, 1 साल का ये रिपोर्टिंग है। 5 बच्चे ऐसे थे स्वर्ण देने के बाद जन्म से लेके 1 साल में, जिसको 3 महीने में एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ा या दवाई लेनी पड़ी। सर्दी जुकाम बुखार ऐसा ही, कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं थी। और 6 बच्चे ऐसे थे जिसको 6 महीने में एक बार जाना पड़ा। लेकिन 75 बच्चे ऐसे थे जिनको एक बार भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। इवन टीचिंग के समय बच्चे को जब दांत आते हैं, टीचिंग होता है, तब तो डायरिया डिसेंट्री बुखार क्या नहीं होता, सर्दी जुकाम, डाइजेशन वीक हो जाता है, वो बच्चा इतना बुखारग्रस्त होता है। 3 सीजन बदल गई, वैसे तो 6 ऋतु बदल गई, लेकिन आज जो लोग बोलते हैं उस तरह से विंटर चला गया, मानसून चला गया, समर चला गया, और भारत के हिसाब से तो 6 ऋतु चली गई, तो भी उन बच्चों में बीमारी नहीं आई। ऐसे 75 बच्चे, तो ये उनकी इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। वो रिसर्च करने के बाद फिर हमने विद्या भारती के स्कूलों में ये शुरू गुजरात में किया। तो उन बच्चों का जो बाकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने रखा है। नेक होल्डिंग, सोशल स्माइल, सीटिंग, टीथिंग, तो समय समय पे जो बच्चा डेवलप होता है 1 साल का, उसका मैंने आपके सामने रखा। एक कार्ड बनाया, आप उत्तर भारत में भी ऐसा आप बना सकते हैं। तो उसमें क्या स्वर्ण प्राशन है, उसके गुण क्या है, उसका उपयोग क्या है, कुल मिला के जो 16 संस्कार है उसमें उसका क्या रोल है, वो कब कर सकते हैं, वो किसके साथ इसको जोड़ना चाहिए, वो सब बातें आप अपनी भाषाओं में भी बना सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में भी। उसका पूरा फोटोग्राफ रहता है, उसको आप एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक वेबसाइट में पूरे देश का डाटा एक साथ रहे, दुनिया भर को हम बता सकें, लाखों बच्चों का हम एक कैसे हेल्थ का रिकॉर्ड है वो करके दिखाना चाहते हैं। अगर आप सब शामिल होंगे इस रिसर्च में तो आपको और फायदा, लेकिन भारत को फायदा होगा, दुनिया को फायदा होगा। तो आज 9 राष्ट्रों में ये स्वर्ण प्राशन जा रहा है। जो स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता अपने बच्चों को उधर जो लेके और डॉक्टर करिश्मा के जो प्रवास होते हैं शाखाओं में, कार्यकर्ताओं के घरों में, वहाँ की एनजीओज में हमारा प्रवास हुआ, तो वहाँ सब ये लोग स्वर्ण प्राशन कर रहे हैं। गुजरात में अभी विद्यालय तो बहुत है विद्या भारती के, लेकिन 70 जितने शिशु मंदिरों में है। गुजरात सरकार के 2 ऐसे आंगनबाड़ी में भी हम एक ट्रायल करके कर रहे हैं, और कुल मिला के आज हर महीने 13,000 बच्चों में स्वर्ण प्राशन होता है। एक बड़ा मास डाटा हमारे पास है, एक बड़े अच्छे परिणाम है। आप कभी भी डिटेल में हमसे बात करके आप अपने राज्यों में कैसे कर सकते हैं, एक ही प्रकार का डोज, एक ही प्रकार की पद्धति, एक ही मटेरियल अगर आपके पास आएगा और आप उसमें काम करेंगे तो फिर दुनिया को बता सकते हैं। पश्चिम का खूबी वही है, एक ही प्रकार का कोक दुनिया भर को पिलाएगा, एक ही प्रकार का पिज्जा खिलाएगा, एक ही प्रकार का वो मटेरियल आपको देगा। इसलिए वो बोलता है कि हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, आपका कुछ नहीं है, आपका कुछ कोई बोलता है, कुछ कोई बोलता है, ऐसे आप मतमतांतर ऐसा बोलते हैं। वाकई में तो हमारी वो एक विशिष्ट क्षमता थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो सिद्धांत एक ही था। फिर भी अभी कुछ समय के लिए कोई एक प्रकार की सिस्टम से ही काम करेंगे तो फिर हम दुनिया को दिखा पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी उत्तर के राज्यों में इसी प्रकार की व्यवस्था के साथ आप जुड़िए। मैंने आपको बताया कि ये बनाने वाले लोग कौन है, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करने वाले, लेकिन वो स्टैंडर्ड तो हमने करवाया, करने वाले कौन है, गांवों की महिला। तो गांवों की महिला है, उनको ये उत्पादन करने के लिए हम देते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला ना कि उन्नत भारत, या हम कहते हैं कि समर्थ भारत या विकसित भारत, या हम कहते हैं कि भारत का विकास तभी होगा जब भारत के गांवों का विकास होगा। तो ये समर्थ भारत तब बन सकता है जब हम ऐसे गांवों की विकास की व्यवस्था करेंगे। तो ये राष्ट्रीय सेविका समिति की आदरणीय प्रमिला उसके इनॉग्रेशन के लिए आई थी। समिति की प्रेरणा से उन्हीं बच्चों ने ये किया है, उन्हीं महिलाओं ने ये प्रकल्प चलाया है, उन्हीं लोगों ने प्रोडक्शन करना शुरू किया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का ये 12 साल से चलता हुआ ये प्रकल्प है। आदरणीय बाबा रामदेव जी को हमने बुलाया था कि आप हमारी लेबोरेटरी का उद्घाटन करने के लिए आइए। आप देखिए पूरी कोऑपरेटिव है, भारत की पहली कोऑपरेटिव है। कोई एक व्यक्ति कमाती नहीं है, कोई एक कंपनी नहीं कमाती है, ये कमाने वाली है
ये प्रोडक्शन करने वाली महिला है, गांवों की महिला है, और वो मिलके काम करती है। तो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सहकारी मंडली है, वो कोई एक इंस्टीट्यूट या एक पैसा कमाने वाली कोई फार्मेसी नहीं है। तो ये लोग बनाते हैं और उसी तरह का मॉडल हमने दुनिया को दिया है। तो ये मैंने बोला आपको जीएमपी और एफएसएसआई स्टैंडर्ड ये आपको ये प्रोडक्शन है, वो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि कोई आपके सामने, हमारे सामने कोई प्रश्नार्थ खड़ा ना हो। तो उसी तरह से वो ज्यादा भी इस कोरोना काल में उसको उपयोग कर सकते हैं। प्राशन का पुष्य नक्षत्र, तब आपके राज्यों में कुछ करिए। आदरणीय आशा दीदी और गोविंद जी भी शायद सुन रहे होंगे, मैंने कहा गया है। और आप सब क्षेत्रों के जो अधिकारी है उनका ये दायित्व बनता है कि अपने अपने क्षेत्रों में कैसे किया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था की रचना भारत में हम बनाना चाहते हैं। और एक मन से, एक विचार से और एक दिशा में काम करेंगे तो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य आएगा। अभिभावक, माता पिता, आचार्य सब लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, लेकिन हमको ही करना ही पड़ेगा। हमारा देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, हमारे घर का भविष्य हमारे बच्चे हैं। बालो ही बलम राष्ट्रस्य। अगर आने वाली पीढ़ी को खुशहाल रखनी है, स्वस्थ रखनी है, आईक्यू वाली, बुद्धिमान रखनी है, भारत को आगे बढ़ना है, ए नेशन एज ग्रेट एज इट्स कॉमन मैन, तो भारत का हर बच्चा, कम से कम हमारे विद्यालयों का बच्चे, हमारे शिशु स्वस्थ रहे, यही कामना। ये प्रोग्राम तो शायद वन वे है, आप सुन रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, बात तो करने का मौका नहीं मिला, किया गया है। आप उसमें एसएमएस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और विद्या भारती के जो क्षेत्र के अधिकारी है वो भी उसके बारे में अगर पेरेंट्स से, आचार्यों से, प्रधानाचार्यों से, व्यवस्थापकों से बात करके कुछ है तो माननीय आशा दीदी से या जो विद्या भारती की जो व्यवस्था है जो इस विषय को देखते हैं उनसे बात करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बच्चों का स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और हम सब मिलके इस राष्ट्र को फिर से महान बनाएंगे। मुझे विद्या भारती के कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने ये बात कहने का मौका दिया, आपके बच्चों का स्वास्थ्य के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया। शायद कुछ बातें मैंने कटु बताई है, चलने वाली व्यवस्था के सामने मैंने चैलेंज दिखाया है, हम भी उसके पार्ट है, ये राष्ट्र का वो भी हिस्सा है, लेकिन कटु चीज है वो कटु होती है। जो अपथ्य है उसको टालना ही पड़ता है, पथ्य है उसका संभालना ही पड़ता है। पथ्य पालन करने से ही हम स्वस्थ रह पाते हैं। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो, क्योंकि मेरा विषय, हमारा कंसर्न जो है शिशु स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, तो मैंने वो बात कर, कटु बात भी अगर कही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर कुछ मधुर बात लगी हो, कुछ अच्छी लगी हो, तो हमारे शास्त्र की है, आयुर्वेद की है, भारत की है, हमारे राष्ट्र की है, हमारे राष्ट्र के हित के लिए है, ऐसा समझ के आप उसको अमल में लाइए। यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, गौ माता की जय। नम्रता जी। बालो ही बलम राष्ट्रस्य। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ये शिशु है ये हमारी भावी मानवीय पूंजी है, और किसी भी राष्ट्र का बल होती है मानवीय पूंजी। बहुत ही सुंदर शब्दों में, सहजता से डॉक्टर हितेश भाई जानी ने हमें बताया कि किस तरह से WHO की वैक्सीन चल रही है और किस तरह से हमारी ये प्राचीन पद्धति स्वर्ण प्राशन शिशु के लिए लाभकारी है, और ये इसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती है। हमारे मध्य में हितेश भाई जानी जी थे, अपने पूर्व प्राचार्य आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर गुजरात से रहे। प्रारंभ में देर होने के कारण आपका परिचय नहीं हो पाया, ऐसी असुविधा के लिए खेद है हमें। अभी इनका हमें सहयोग और सानिध्य और मार्गदर्शन हमेशा ही विद्या भारती को मिलता रहता है। और मैं हितेश जी को ये बात बताना चाहूंगी कि उत्तर क्षेत्र के दिल्ली प्रांत में 4 विद्यालयों में ये स्वर्ण प्राशन किया जाता है और लगभग 500 शिशुओं की संख्या इसको लेती है। और आगे भी हमारा प्रयास है कि हम इसको आगे भी दिल्ली के लगभग सभी विद्यालयों में लागू करेंगे।
इसके परिणाम भी सुखद आ रहे हैं, क्योंकि गत 2 वर्ष हो गए हमें इसका सेवन कराते हुए बच्चों को। तो अभिभावकों के जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, उससे हमें प्रेरणा भी मिल रही है और हमारे अन्य विद्यालय भी इसको लेंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ कार्य में बाधा आई है, अन्यथा इस समय तक संख्या कुछ अधिक बढ़ चुकी होती। तो इस तरह से हमारे आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। परिवार के सदस्यों का धन्यवाद नहीं किया जाता, फिर भी औपचारिकता के नाते हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर क्षेत्र के सभी प्रांतों के प्रांत प्रमुख और सह प्रांत प्रमुख इसमें जुड़े थे। दिल्ली के तो सभी आचार्य, प्रधानाचार्य और अभिभावक भी, जो 4 विद्यालयों में हमारा ये स्वर्ण प्राशन दिया जाता है, वहाँ के अभिभावक भी इसमें जुड़े हैं। तो भाई साहब के साथ साथ मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं तो नोटिस नहीं कर पाई, लेकिन भाई साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि आशा दीदी और गोविंद भाई जी और काशीपति भाई जी भी इसको सुन रहे हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। वाटिका के सभी आचार्य, कुछ असुविधा हुई है, कुछ लोग संख्या ज्यादा हो सकती थी, लेकिन कुछ असुविधा के कारण संख्या कम रही। तो इस तरह से सभी अभिभावकों का धन्यवाद, और विशेष करके धन्यवाद गुजरात से जुड़ी हुई टोली का, करिश्मा बहन का, और हमारे भाई जयेश भाई का, और दिल्ली से जिन्होंने इसका आयोजन किया, शिशु भारती विद्यालय गांधीनगर के IT टीम के सदस्यों का, और उनकी प्रधानाचार्य दीदी का भी। तो आप सबके धन्यवाद के साथ मैं आपको ये आश्वासन भी दिलाती हूँ कि दिल्ली इस दिशा में बढ़ेगा ही, बल्कि पूरा उत्तर क्षेत्र इस दिशा में बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश भी उसमें कार्य कर रहा है, वहाँ भी केंद्र बना हुआ है हापुड़ में अपना, और वो भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो उनके उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री जी और उनके मेरठ प्रांत के संगठन मंत्री जी भी हमारे बीच में रहे हैं, उत्तराखंड के संगठन मंत्री जी भी भुवन चंद जी रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। और इस धन्यवाद के साथ अब कल्याण मंत्र के लिए, शांति मंत्र के लिए स्तुति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ सभी को नमस्कार। नमस्कार। चलो नम्रता जी। हाँ नमस्कार। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।